Hello everyone and welcome to Manual Education. In this session we will be solving the question paper of CMAT 2022, the English section. So guys, if you are looking ahead to crack MBA entrance exams like CAT, MBA CET, CMAT, TIS and MAT SNAP or any other MBA entrance exams, then Manual has launched batches for the same. In our batches, we conduct live as well as classroom coaching. We provide you books and many shortcuts to solve the questions quickly. Along with that, even a doubt session is arranged to solve all your doubts, and yes, you also get the recorded videos. You have mock test, you have access to your mentors via the WhatsApp group, and we have an ocean of over 10,000 plus questions. So guys, what are you waiting for? Our centers are at Dadar, Borivali and Vasai. You can book your seat with us right now by calling on this number for both live as well as online coaching, or you can visit our website for more information about us. Now let us proceed with the questions. So the first question was, choose the option which is opposite. Okay, so we have to give the antonym in meaning of the following word. Intrepid. So guys, intrepid means fearless. Okay, so cowardly का meaning होता है lack of courage, इसलिए यहाँ पे cowardly would be the perfect answer because this means fearless, that is why उसका opposite होगा cowardly. The next question was, please fill in the blanks with the help of correct words from the pairs given below and complete the sentence. So first blank में इन दोनों में से एक word भरना है, second में you have to fill out of these two, third में इसमें से and fourth में इसमें से. So let us check the question. He was charged with dash sale of narcotics. Now narcotics is basically drugs. तो यहाँ पे illicit और illicit में से कौन सा आएगा? देखिए गाइज, एलिसिट मीन्स बेसिकली टू इवोक अ रिएक्शन, वेर एज इलिसिट का मीनिंग क्या होता है? इलिसिट मतलब एनीथिंग विच इज़ इलीगल या फिर जो लॉ ने फोरबिड किया है. तो ऑब्वियसली ड्रग्स का सेल करना या नार्कोटिक्स सेल करना इज़ फोरबिडन बाय लॉ, दैट इज़ वाई इलिसिट वुड बी आर करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है. वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. Moving ahead, the chief minister was given a dash to keep off the epidemic. Okay, now council का मतलब क्या होता है? जब बहुत से लोगों को किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं काउंसिल. ओके, सो इट्स अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स. वेर एज काउंसिल कब होता है? काउंसिल मतलब एडवाइस देना. सो काउंसिल इज़ अ वर्ब, अपने आप में एडवाइस देना, इसे हम काउंसिल बोलते हैं. वेर एज काउंसिल इज़ जस्ट अ ग्रुप, इट कैन बी कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. तो यहाँ पे द चीफ मिनिस्टर वॉज गिवन काउंसिल नहीं होगा, उसे एक ग्रुप क्यों देंगे ना एपिडेमिक हटाने के लिए, उसे काउंसिल देंगे, उसे कुछ एडवाइस देंगे उन्हें, इसीलिए यहाँ पे काउंसिल विल बी द राइट आंसर. सो हमारा डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आ रहा है. बी इज़ ऑल्सो एलिमिनेटेड, बट स्टिल लेट अस चेक सी एंड डी बोथ. सी कहता है अ डैश ऑफ टेररिस्ट हैव अटैक्ड द आर्मी बेस. नाउ होड का मतलब होता है टू स्टोर. पहला वाला जो होड है उसका मतलब है कि कुछ स्टोर करना. सो ऑब्वियसली टेररिस्ट को स्टोर तो नहीं कर रहे. एंड द सेकेंड होड जो दिया है वो परफेक्ट ग्रुप है, विच मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. सो सेकेंड होड जो है दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, द डैश ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ आर ग्रांटेड फुल फ्री ओनरशिप. नाउ डिफेंडेंट जो होता है, डिफेंडेंट इज़ बेसिकली किसी भी लॉ या लीगल केस में जो कोई किसी पे कंप्लेन करता है वो रहता है प्लेंटिफ, एंड अपोजिट वाला जो खुद को डिफेंड करता है ही इज़ द डिफेंडेंट. तो यहाँ पे डिफेंडेंट का कुछ लेना देना नहीं है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ से. सो यर इट विल बी द डिपेंडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ आर ग्रांटेड फुल फ्री ओनरशिप. सो डी इज़ आवर करेक्ट आंसर. Next is, pick the appropriate meaning from the underlined idiom in the following sentence. The lease of our premise has run out. Now, the lease of our premise has run out के लिए appropriate word कौन सा है? तो पहले तो हम इन वर्ड्स का ना मीनिंग समझते हैं. ये जो हमारे ऑप्शंस है इनका मीनिंग क्या है.
तो गाइज एनफीबल्ड मतलब वीक होना, मतलब कमज़ोर पड़ना। एक्सपायर्ड तो यू नो थिंग्स एक्सपायरी डेट के साथ आती है, एक्सपायर मतलब ख़त्म हो गया, एक्सपायर्ड, एंड। इंक्रीज्ड ऑल्सो यू नो become greater in size or value, and prolonged is also increased. Okay, so यहाँ पे sentence जो दिया है, the lease of a premise has run out. run out मतलब क्या, कुछ ख़त्म हो गया, तो कुछ ख़त्म होना इसमें से कौन सा है, ये दोनों तो increase है, तो ये तो चले गए, right? this is to become weak, not to end. so to end वाला option हमारा expired is correct, and hence B will be the answer. Next, the word veteran मीन्स वॉट। नाउ यहाँ पे वेटरन का मतलब क्या है। सो गाइज वेटरन मतलब कौन होता है, जिसका बहुत अच्छा खासा किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है। सो योर आर आंसर सी इज ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर। अ वेटरन इज अ पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, पिक द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। इन मार्केट इकोनॉमी कैपिटल गेट्स लायंस शेयर इन प्रोडक्शन। नाउ लायंस शेयर इन प्रोडक्शन मतलब एक अच्छा खासा बड़ा शेयर के, लायन की तरह शेयर, राइट? सो लायंस शेयर विल बी अ लार्जर पार्ट, सो सी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। ही मेड अ फूल ऑफ सर्टनली हिमसेल्फ, ऑब्वियसली ये गलत है, ऑफ हिमसेल्फ होता तो ठीक है, ये जो सर्टनली वर्ड है इसके वजह से फर्स्ट रॉन्ग जा रहा है। Certainly he made a fool of himself. This looks perfect. Certainly a fool he made of himself. इसका construction wrong है. He made a certainly fool. No, he made a fool of himself would have been better. So अगर certainly place करना ही है, so B is our appropriate answer. Next says pick the correct option. It is nothing else than pride or it is nothing else but pride. Now यहाँ पे the question is about conjunction, right? So guys, which conjunction is appropriate here, than or but, or both the conjunctions are right? देखो guys, than नहीं आएगा, okay? It is nothing else than pride नहीं, we are not comparing anything, right? But it is nothing else but pride is perfect. Nothing else but love, nothing else but pride. This is a perfect conjunction placing. So your answer is only D. So first is incorrect and second is correct. नेक्स्ट, पिक द सिनोनिम ऑफ कन्फेस। कन्फेस करना मतलब कोई चीज़ कबूल करना, कबूल करना मतलब किसी चीज़ को एडमिट करना, एग्री करना नहीं। एग्रीइंग इज़ व्हेन यू एग्री विद समवन एल्स, कन्फेसिंग इज़ व्हेन यू एडमिट समथिंग, जो आपने किया है आप उसको मान लेते हो। ओके, सो एडमिटिंग इज़ द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, pick the appropriate meaning of the underlined phrase in the following sentence. You can be happy only when following the golden mean. Okay, so golden mean मतलब क्या है यहाँ पे? So basically to follow the golden mean मतलब things moderation में करना। golden देख के आपको लग सकता है कि opulent way या golden path correct होगा। देखिए usually जब ऐसे phrases देते हैं ना तो literal meaning कभी नहीं होता, that is why ये दो तो चले गए। नाउ मिडिल पाथ एंड मीननेस में से क्या करेक्ट है? सो गोल्डन वे फॉलो करना इज यूजुअली एक्सट्रीम्स अवॉइड करना, मिडिल वाला पार्ट लेना। सो द मिडिल पाथ इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑलराइट गाइज, नेक्स्ट वी हैव अ पैसेज। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। Urbanization, the demographic shift from country to city, began with industrialization and it has not let up. In 1900, fewer than 15% of the world's population lived in cities. 50 years later, that number had doubled to 30% of the world's population of 750 million. By 2000, 2.9 million people or 47% of the world's population were living in urban areas, with the greatest growth occurring in Africa, Asia and Latin America. In 2007, for the first time in history, the urban population exceeded 50%, and by 2050, according to World Health Organization, that is WHO, 7 out of 10 people will call urban areas as their home. Contrary to common belief, fewer than 10% of urban dwellers are residents of megacities with populations of over 10 million.
A megacity consists of city proper and its adjoining suburban centers. An example is the New York aggregation, which in 1950 was the world's only megacity. By 2011, it was the sixth largest of 21 megacities. The population of Greater Tokyo, the world's largest urban area and home to 36.7 million residents, is forecast to exceed 37 million by 2020. Megacities Mumbai, Delhi, Dhaka and Lagos, which do not appear on the top 10 list, are steadily moving up the ladder. About half of the world's urban dwellers live in cities of under 500,000 people, and these cities continue to outpace megacities in growth. While the benefits of developed infrastructure, public transportation system, employment opportunities, better healthcare and education, plus a wide range of services make cities the place to live, work and enjoy, they are plagued with enormous problems. As engines of growth, cities have also become engineers of population, traffic congestion, waste production and environmental destruction. In the 1960s, the concept of urban ecology emerged from the growing awareness of the city's impact on the environment. In 1975, the non-profit organization Urban Ecology was founded in Berkeley, California, with the purpose of rebuilding cities in balance with nature. The 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro established Agenda 21, a plan for sustainable development of cities. And in 2002, 1,200 representatives, including 200 slum dwellers from 80 countries, participated in the first World Urban Forum, making urban ecology and sustainable eco-cities based on environment, economy, education, equity more than just a nice idea. Now that we have read this RC, let us solve the questions based on this. So the first question says, match the following meanings with the corresponding underlined words or phrases in the numbered items. So सबसे पहला है reaching a higher position, seriously suffering from, the absolute best and something not very practical. एंड नीचे जो दिए गए हैं वो एग्जैक्ट हमारे आरसी में से वर्ड्स दिए गए हैं. सो लेट अस सी. रीचिंग अ हायर पोजीशन मतलब आगे जाना, राइट, मूविंग अहेड या मूविंग ऑन द टॉप. तो ये कौन से लाइन से करस्पॉन्ड होगा? मेगासिटीज, द बेनिफिट्स ऑफ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्ड विथ प्रॉब्लम्स का तो कुछ लेना देना नहीं है. मेकिंग अर्बन इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल इकोसिटीज, नो. ऑब्वियसली रीचिंग अ हायर पोजीशन आर मेगासिटीज, सो योर वन विल करस्पॉन्ड टू ए. देखिए गाइस, इंग्लिश की जब बात आती है ना, मेक श्योर दैट यू यूज एलिमिनेशन. सो यहाँ पे 1A दो ऑप्शंस में है, सो D एंड B ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. द सेकेंड सेंटेंस, ओके, यहाँ पे वी हैव टू मैच द सेंटेंस विद द नंबर, सो वी हैव टू गो बाय द सेंटेंसेस. सेकेंड सेंटेंस, द बेनिफिट्स ऑफ अ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे दी गई है. तो सब अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ऑप्शन में कहाँ पे लग रही है? ऑप्शन में सब अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे है. द एब्सोल्यूट बेस्ट ना, बेनिफिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सो बी का थर्ड आंसर होगा. सो हमारे बचे हुए ऑप्शंस में सी लुक्स द करेक्ट आंसर. ए इज़ ऑल्सो एलिमिनेटेड, बट स्टिल हमें चेक करने हैं बाकी के दो आंसर्स भी. दे आर प्लेग्ड विथ का मतलब क्या है? प्लेग्ड विथ का मतलब सफरिंग फ्रॉम या नॉट प्रैक्टिकल. ऑब्वियसली सफरिंग फ्रॉम, सो सी हैज़ टू बी 2. So yes, we are going right. This is our correct answer. And last is making urban ecology and sustainable eco-cities based on environment, etc. etc. Nice idea. तो ये कुछ practical नहीं लग रहा है, लेकिन this is just an idea. We make goals, we form dreams. Not usually practical, but this is a goal that we want to achieve. So D का answer will be 4. Next, megacities are classified according to. अभी ये पूरा का पूरा पैसेज जो था गाइज, इट वाज एंटायरली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एज यू हैव सीन. ठीक है, बहुत से बार उन्होंने बोला था कि फ्यूअर देन 10% ड्वेलर्स रिसाइड,
10 मिलियन लोग, इन्होंने हमें स्टैट्स भी दिए थे, नंबर्स भी दिए थे, एंड दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन. सो मेगा सिटीज़ टेरिटोरियल एरिया या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे नहीं, लेकिन पॉपुलेशन पे बेस्ड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स in the following pairs contain the main idea and supporting details. तो मेन आइडिया कौन सी है एंड सपोर्टिंग डिटेल कौन से. टोक्यो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेगा सिटी. ओके, मेगा सिटीज आर ग्रोइंग बट नॉट एज रैपिडली एज स्मॉलर सिटीज. मतलब मेगा सिटीज़ तो बड़े होते ही जा रहे हैं, लेकिन स्मॉलर सिटीज़ उनसे भी ज़्यादा फटाफट बढ़ रहे हैं. राइट नाउ यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है ये सपोर्ट कर रही है ऑथर की आइडिया को विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट 2. दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 2 इज़ द मेन आइडिया. ओके, स्टेटमेंट 2 मेन आइडिया, yes, and statement 1 is the supporting idea. What does the phrasal verb let up means in the first sentence? Because this we cannot understand without context. Urbanization, the demographic shift from the country to city, began with industrialization and it has not let up. Okay, it began with industrialization and it has not let up. मतलब क्या है, let up नहीं हुआ है, मतलब क्या है, देखो, to come to an end तो नहीं है, let up है यहाँ पे, to come to an end गलत हो जाएगा. Okay, to be less successful, no, not to be working, नहीं, to be less strong, मतलब it's not less strong, this is perfect. अब देखिए perfect लगता है that urbanization has not let up means it has not become less strong. बढ़ते ही जा रहा है, तब से stronger होते जा रहा है, कम strong नहीं हुआ. Select the pair which has the same relationship as the pair below. Whale is to pod. Now pod क्या है, बेसिकली जब ग्रुप ऑफ वेल्स रहते हैं उसे हम पॉड बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है वो बेसिकली फर्स्ट टर्म का ग्रुप दिखा रहे हैं. तो प्लांट की एक वैरायटी स्प्राउट होती है, हैंड पे फिंगर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ hands is not called fingers obviously, and group of cars is not called garage, we take car for repairing at a garage, but a group of wolves are called pack, that is why wolf to pack is a perfect answer. Identify the correct direct speech from the following sentence. My teacher told me that I am not working hard. तो यहाँ पे आपको इसे direct statement में convert करना है. So let us look at the first statement. My teacher told to me you are not working hard. See, told me होता तो correct होता, लेकिन told to me नहीं होता, told me होना चाहिए. told to me के वजह से first गलत हो रहा है. My teacher said you are not working hard. Okay, यहाँ पे my teacher said you are not working hard गलत हो जाएगा. Okay, my teacher said, but किसको बोला? My teacher said to me, right? That is why this is wrong. My teacher said to him, him तो गलत ही है because my teacher told me, right? So my teacher said to me, you are not working hard is the perfect answer. Next, choose the correct alternative to replace the italicized phrase in the following sentence. In case no improvement is needed, option 4 is the answer. I cannot force her to marrying. Now this is our sentence. I cannot force her to marrying में इन्होंने ये changes किए हैं. So to marrying को हमें replace करना है. To marrying is obviously wrong, so no improvement needed will go. For marry नहीं होता, to marry होता है, and in marrying is also wrong. So your answer is to marry. Very easy. Next question. Find the correctly spelled word. Now guys, what is this word firstly? Kleptomania मतलब एक recurrent urge जो होती है to steal, चोरी करने की एक urge जो होती है कि बार बार चोरी करने का मन करता है, that is called kleptomania. It is kleptomania. So kleptomania A के वजह से गलत हो गया. Okay, यहाँ पे double P भी गलत है, kleptomania नहीं, kleptomania. Yes. Choose the correct verb form to fill in the blank. That there would be thunderstorm today was dash by the weather reports. Was obviously foretold, लेकिन foretelled नहीं होता. Foretelling was a foretelling would be okay, but was a foretelling by the weather experts was foretelling नहीं होगा. Okay, was foretell भी नहीं, was foretold बताया गया था पहले ही. Past tense आना चाहिए यहाँ पे verb का.
choose the correct preposition to complete the sentence. Rupam hasn't seen her father dash last September. Obviously बहुत टाइम से नहीं देखा है, so on नहीं होगा, तब से नहीं देखा है. So यहाँ पे you have to denote कि तब से नहीं. यहाँ पे अगर on होता ना on Saturday, ठीक है, तो ठीक था, that Rupam hasn't seen her father on Saturday या फिर on Friday, on a particular day. But यहाँ पे है dash last September, मतलब it is showing you a time span. Okay, all right. In is also wrong. In a week would be okay, और in a year, but last September के लिए wrong है. For a year वगैरह भी ठीक होता. Since last September is the perfect option which shows you the time lapse. Next question. Choose the correct order of the sentence to create a meaning out of PQRS set. Okay, देखते हैं. यहाँ पे ना this work is constant. अभी आपको बाकी का rearrange करना है. So let's see. First है, there emerges a picture spread over 3 generations which depicts the rapidity of change. देखिए ये पहले दो ही जो है I can see that ये दोनों थोड़े connected है कि एक पिक्चर स्प्रेड है ओवर 3 जनरेशन्स जो दिखाता है कि बहुत जल्दी जल्दी थिंग्स चेंज हो रही है. सो PQ looks like a pair, but still let us go ahead. Okay, devotees form a considerable amount of attention to local detail and from such a realistic perspective codes. Okay, now यहाँ पे R and S में जो दिया गया है वो भी पेयर लग रहा है, बिकॉज रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो ऊपर दिया है. ओके, सो ये जो S में रेफर किया है रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, इट इज़ बेसिकली द पर्सपेक्टिव ऑफ द लोकल डिटेल्स. सो R and S आर ऑल्सो अ पेयर. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी अरेंज देम. सो यर बिकॉज PQ के साथ कोई भी करेक्ट नहीं जा रहा है, सो एंड RS हैज़ टू बी अ pair, so your B would be a correct answer. So this work devotees form a considerable amount of attention to local detail and from such a realistic perspective codes. There emerges a picture spread over 3 generations which depicts the rapidity of change. Now this flow goes perfect, hence B is the right answer. So that was all about our paper analysis of CMAT 2022. So guys, if you're preparing for your MBA entrance exams for the year 2023 and 2024, make sure that you contact us because we provide you on live and live coaching. You can contact us on this number. We have our classroom coaching centers at Borivali, Vasai and Dadar. And you can also visit our website for more information, and make sure that you connect with us on our social media handles. Make sure that you subscribe on our YouTube channel and do like, share on our Facebook, follow us on Instagram and join our Telegram handle. All the links are in the description below. So that was all from our end guys for this video. We'll meet you in our next video. Thank you.